नमस्कार, मैं अर्पिता दूरदर्शन बिहार के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दर्शकों, उम्मीद करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है लंग कैंसर। दर्शकों, आपको शायद ये बात नहीं मालूम हो कि लंग कैंसर का जो सबसे बड़ा कारण है वो है धूम्रपान। इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आपको बताएंगे कि लंग कैंसर आखिर है क्या, फेफड़े के कैंसर के बारे में लोगों को शायद उतनी जानकारी नहीं हो, इसीलिए डिटेल में आज हम सब कुछ आपको बताएंगे। कैसे होता है, क्यों होता है, लक्षण क्या है, इलाज क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा होने वाली है। और इस खास बातचीत के लिए स्टूडियो में हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, उनका आपसे परिचय करवाते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर राजेश कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। तो दर्शकों, आपको बता दें कि डॉक्टर साहब जो है IGIMS में कैंसर रोग विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और बहुत लंबे वक्त से काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल लेना चाहूंगी, हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर ये जो फेफड़े का कैंसर है, जिसे लंग कैंसर भी कहते हैं, ये होता क्या है? देखिए, जैसे और कैंसर है उसी हिसाब से लंग कैंसर की भी बीमारी, या जो हम लोग फेफड़े का कैंसर बोलते हैं। फेफड़े का कैंसर जो है जनरली जो है 35-40 उम्र के बाद होता है। और इसका यदि प्रमुख कारण बोला जाए तो इसका धूम्रपान जो बोलते हैं, स्मोकिंग, और तंबाकू से बने हुए जो भी सामान जो हम लोग सेवन करते हैं उससे ये आता है। तो स्मोकिंग हो गया, उसके बाद पान, खैनी, बीड़ी, गुल और इस टाइप के जितने भी माने जिसमें तंबाकू का अंश रहता है, उसका यदि सेवन करते हैं तो ये फेफड़े का कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जी। और इसके अलावे दूसरी चीज़ जो होती है, हमारे खान पान, यदि अनियमित समय से हम लोग अपने खान पान करते हैं जी, और उसमें क्या कहते हैं प्योरिटी उतनी ज़्यादा नहीं रहती है, समय से ही नहीं करना, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। यह सब कारण भी हो सकते हैं। यानी कि जो हमारा लंग है, जो हमारी फेफड़े हैं, जब ये डैमेज होने लग जाते हैं, इसमें कैंसर जब आ जाता है तो स्पेशली हमारा जो फेफड़ा है वो खराब होने लग जाता है। हाँ। तो सबसे पहले हम क्यों ना इसके कारणों पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। आजकल हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा युवा खास तौर पर धूम्रपान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सिगरेट स्मोकिंग कितनी ज्यादा हानिकारक है लोगों को मालूम है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग शौक में कहें या यूं कहें, कुछ ऐसा माहौल उनको मिल जाता है, वो लोग पीते हैं और लोग इससे नहीं बचते हैं। आप उनको बताइए कुछ ऐसा, ताकि वो समझ पाएं कि अगर उनको लंग कैंसर जैसी बीमारी से बचना है तो धूम्रपान उनको नहीं करना चाहिए। देखिए, जैसा मैंने बताया, धूम्रपान सबसे बड़ा उसका कारण है। और उसमें वही रहता है कि यदि धूम्रपान हम लोग जितनी मात्रा में ज़्यादा होती है, या पान वगैरह खा रहे हैं या खैनी खा रहे हैं, सब जो जाके फेफड़े में जाके जमा होता है। और जमा होने से धीरे धीरे वहाँ पर फेफड़े का जो सेल्स वगैरह है उसमें इरेगुलर ग्रोथ होने लगता है, और उस ग्रोथ से इन्फेक्शन से फिर वो कैंसर का रूप ले लेता है। और कैंसर का जिस समय रूप ले लेता है तो उसमें ट्यूमर वगैरह जो हम लोग बोलते हैं, ट्यूमर भी आ जाता है, जिसके कारण लंग की कैपेसिटी कम हो जाती है और खांसी वगैरह आने लगती है। खांसी के साथ फिर ब्लड भी आता है, और ब्लड के साथ जो होता है कमजोरियाँ वगैरह होने लगती है। बार बार खांसने के कारण छाती में दर्द भी होने लगता है, भूख नहीं लगना होता है, और कभी कभी तो इतनी मनी कि हम चलने लायक भी नहीं रहते हैं, दम फूलने लगता है। तो ये सारे लक्षण हो गए। हाँ, ये सारे लक्षण जो होते हैं ये फेफड़ा कैंसर के होते हैं। और यदि हम चाहें तो इस बीमारी को बहुत कम किया जा सकता है, क्योंकि 90% ये जो फेफड़ा का जो कैंसर है ये तंबाकू से रिलेटेड है, और हमारे पोल्यूशंस जो हमारे एनवायरनमेंट है, हाँ एनवायरनमेंट जो है उसमें है। फिर वो जो पहले अच्छा, जो डॉक्टर साहब, मैं माफी चाहूंगी आपसे, यहाँ आपको रोक रही हूँ। हम अक्सर देखते हैं कि हम लंग कैंसर में धुएं का बहुत ज्यादा योगदान रहता है। तो एक तो हो गया धूम्रपान, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरा, अगर हम देखें कि गांव में जो है अक्सर घरों में जो है चूल्हे में खाना बनता है, उसका जो धुआं होता है, तो उससे कितना प्रभाव पड़ता है और कितने ज्यादा लोग इफेक्ट हो सकते हैं इसमें? गाँव में जो चूल्हे पर लकड़ी से जो खाना वगैरह जो बनता है, जो धुआं जो निकलता है, तो उससे जो है फेफड़े में जाता है, और फेफड़े को दूषित करते हुए वह भी कैंसर का रूप लेता है। तो वह भी एक कारण है, लेकिन वह जो परसेंटेज में थोड़ा कम है स्मोकिंग से। अच्छा, स्मोकिंग पर ही एक और मेरा सवाल है कि कई लोग होते हैं जो खुद पीते हैं और
उनको बीमारी लग जाती है। लेकिन कई बार हमने ये भी देखा, सुना भी है कि एक जो पी रहा है व्यक्ति, उसके आसपास जो लोग गुजरते हैं वहां से, वो जो धुआं है वो उनको भी कह सकते हैं कि उनको भी प्रभावित कर देता है। तो क्या ऐसे लोगों को भी कैंसर होने की संभावना होती है? यस, उसको जो एक तो पी रहे हैं, दूसरे लोग उसके साथ जो बैठे हुए हैं वो लोग को हम लोग पैसिव स्मोकर बोलते हैं। अच्छा। तो पैसिव स्मोकर जो है तो उनके फेफड़ा में भी वो धुआं जा रहा है जी। जो आसपास लोग बैठे हैं, जो पास में बैठे हुए जी। हैं। तो पैसिव स्मोकर जो रहते हैं उनकी संभावना भी कैंसर लंग होने की बहुत ज्यादा है। तो इसमें अपने दर्शकों को एक बात जरूर बताना चाहेंगे कि घर पर जो लोग पीते हैं वो और ध्यान दें कि जब आप घर पर स्मोकिंग करते हैं तो आपके आसपास छोटे बच्चे भी आपके होते हैं, आपकी फैमिली के मेंबर्स होते हैं, तो आप खुद तो बीमारी की तरफ बढ़ ही रहे हैं, आप उनको भी उस ओर ढकेल रहे हैं। तो यह सच्चाई है। बिल्कुल, यदि बोला जाए तो यह सच्चाई है, क्योंकि एक आदमी के घर में पीने से आपका पूरा परिवार उससे इफेक्टेड होता है। और यही सेम बात लागू होती है जो लोग सड़क पे चलते हुए पीते हैं, किसी ढाबे में या किसी होटल में बैठकर पीते हैं। होटल में पी रहे हैं, सड़क पर पी रहे हैं, उसके बाद फिर अपने ऑफिस में पी रहे हैं जी। तो वहाँ पर भी जो है, मतलब आप खुद तो बीमार हो ही रहे, बाकियों को भी आप बीमारी दे रहे हैं, दूसरे को भी बीमारियां दे रहे हैं। और इसमें जागरूकता की बहुत जरूरत है। ठीक है, सिर्फ इतना बोल देने से कि मैंने स्मोक नहीं किया जाए, ये नहीं किया जाए, यदि उसके खराबियां हम लोग बताएं, बार बार यदि उसको हम लोग प्रचार से के माध्यम से या फिर अवेयरनेस के माध्यम से यदि बताया जाए तो लंग कैंसर को हम लोग कम कर सकते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, रेडॉन जैसा एक पदार्थ जिसके बारे में हमें जानकारी मिली, क्या इसके संपर्क में भी आने से कैंसर होता है? हाँ जी। रेडॉन और दूसरे केमिकल चीजें जो रहती है, जैसे बहुत जगह जैसे पेंट्स वगैरह बनते हैं या कोई माने केमिकल फैक्ट्रीज से, तो वहां से जो धुआं या जो स्मेल्स निकलते हैं उसके कारण भी फेफड़ा के कैंसर होने के चांसेस है। ये जो फेफड़े का कैंसर है, क्या ये अनुवांशिक बीमारी भी है? कुछ परसेंट है, 2-3% अनुवांशिक है, लेकिन बाकी सब हमारे रहन सहन खान पान पर पूरी डिपेंडेंट। अच्छा, मतलब इसका उतना ज्यादा प्रभाव नहीं रहता उतना है। नहीं है। अच्छा। कि यदि फादर को कैंसर बने लंग कैंसर हुआ तो 100% उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी जनरेशन में वो आ सकता है। अच्छा, अब इसके लक्षणों की अगर हम चर्चा करें, आपने थोड़ा सा हमें बता भी दिया है कि क्या कुछ लक्षण होते हैं। अगर हम डिटेल में जाएं तो जैसा आपने बताया कि खांसते समय खून आना, कितने दिन पर खून आने लगता है? जैसे कि नॉर्मली लोग होता है 1 सप्ताह तक खांसते हैं तो उसे नॉर्मली ही मानकर चलते हैं, तो कितने दिन की खांसी पर खून आता है जब ये बीमारी होने लगती है? देखिए, इसमें खांसी के भी अलग टाइप है जो हो सकता है जनरल पब्लिक नहीं जानती। जी। इसमें जो है खांसी लंबी रहती है और कंटिन्यूअस होने लगता है जी। प्रत्येक आधा घंटा 1 घंटा पर खांसी हुई जी, और खांसने के बाद लगता है कि फेफड़ा मेरा साफ नहीं हुआ, कुछ चीज फंसा हुआ है, और उसके कारण वो प्रॉपर क्या कहते हैं माने खांसते ही रहते हैं। खांसने से ये होता है कि कुछ दिन के बाद हो सकता है या कुछ घंटे के बाद बहुत ज़्यादा जब खांसी होने लगती है तो खून भी आ सकता है, और खून आने से एकदम जो बोलते हैं लाल रंग का स्पॉट एकदम खून आता है, और उसमें जो उसके यदि लक्षण देखेंगे तो जैसे वो खून निकलता है तो एक तरह से यदि बोलिएगा खून तो टिश्यू से वेसल से आ ही रहा है, लेकिन वो जो ट्यूमर जो बन जाता है उसके थ्रू भी ब्लड आता है जो खांसी के थ्रू बाहर आता है। तो ये तो एक बड़ा लक्षण हो गया जो साफ तौर पर अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो पता लगता है कि हाँ उसको जो है कैंसर हो रहा है, जो है खांसी के साथ साथ उसको खून भी आ रहा है। अगर हम इसके छोटे लक्षणों की बात करें जिसे आमतौर पर लोग इग्नोर करते हैं, जल्दी थकावट महसूस करना, सीढ़ियां चढ़ते वक्त सांस का फूलना, वजन अचानक से कम होने लग जाना, तो इस तरह के जब लक्षण नजर आए तो क्या समझना चाहिए? देखिए, इस टाइप के यदि लक्षण आने लगे और पेशेंट अपने को बहुत डिस्कम्फर्टेबल फील करे कि इस टाइप का है, और तो उसको तुरंत जो है किसी अच्छे फिजिशियन से मिलना चाहिए जहां पर एटलीस्ट उसका एक्सरे हो सके, ब्लड की जांच हो सके, जिससे शुरुआती दौर पर उसको पकड़ा जा सकता है। लेकिन हम लोग उसमें उस टाइप का जो सोसाइटी में यदि नियम बोलते हैं या जो हम लोग माने हुए हैं उसमें कहीं हम लोग कर नहीं पाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ये दवा ले लिए, वो दवा ले लिए, लेकिन ये हानिकारक है और बीमारी को बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो दर्शकों, एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि अगर आपको अपनी छाती में दर्द महसूस होता है, खांसते वक्त आपको उसमें खून आता है, आप जल्दी थकने लग जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपकी सांस फूलने लगती है, और इसके साथ ही साथ आपको लगता है कि आपके मन में थोड़ी चिड़चिड़ाहट है, ये सब डिस्कम्फर्ट आपको अगर फील होते हैं तो कहीं ना कहीं ये लंग कैंसर के जो सिम्टम्स हैं हो सकते हैं। तो इस पर जाँच आपको करवानी ज़रूरी है। डॉक्टर साहब,
जांच पर ही मैं आऊंगी। अगर किसी को लगता है कि उसे कैंसर है, फेफड़े का कैंसर है, तो उसे जांच के लिए अगर वो अस्पताल पहुंचता है तो किस तरह की जांच करवानी चाहिए, क्या कुछ प्रोसीजर है? देखिए, पेशेंट तो खुद नहीं जानता है कि यह कैंसर का सिम्टम है, कि इन्फेक्शन का सिम्टम है, कि ट्यूबरक्लोसिस का सिम्टम है, क्योंकि ये तीनों में भी लगभग एक टाइप का आ सकता है। हाँ, जी। तो उनको चाहिए कि नियर बाई में जो अच्छे फिजिशियन है वहाँ जाए, वो अच्छी तरह एग्जामिनेशन करेगा। और मिनिमम जो हम लोग जो बोलते हैं, एक ब्लड टेस्ट, छाती का एक एक्सरे करके हम लोग जांच के रिपोर्ट आने पर ये पता कर सकते हैं कि इन्फेक्शन है, कि ट्यूबरक्लोसिस है। ट्यूबरक्लोसिस क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस भी बहुत कॉमन है और इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन है। और तो इस लाइन पर पहले हम लोग देखते हुए उसका ट्रीटमेंट करें, और यदि ट्रीटमेंट उसमें कामयाब रहता है तो ठीक है, आज नहीं कामयाब, यदि कुछ फाइंडिंग मिलता है तो हमें जो है कैंसर स्पेशलिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट जो बोलते हैं, या फिर छाती के जो डॉक्टर होते हैं, उनके पास अप्रोच करना चाहिए। और वहाँ जब अप्रोच करते हैं तो अप्रोच करने के बाद सारे जांच वगैरह को फिर से देखा जाता है, तो उस समय हो सकता है ब्रोंकोस्कोपी करने की ज़रूरत पड़े, सीटी स्कैन करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक्सरे में कभी कभी छोटे छोटे जो ट्यूमर्स वगैरह रहते हैं वो आ नहीं पाते, क्योंकि एक्सरे का अपना एक लिमिटेशन है। तो मिनिमम जो है ब्रोंकोस्कोपी हो गया, एमआरआई भी यदि सीटी स्कैन में नहीं आता है और डॉक्टर को लगता है कि लक्षण है, तो एमआरआई भी फेफड़े का किया जा सकता है, और पेट का एक अल्ट्रासाउंड चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अगर हम इसके बात करें, मान लीजिए क्लियर हो गया कि किसी व्यक्ति को जो है फेफड़े का कैंसर है, और हम ऐसा मानकर चलते हैं कि जब भी ऐसा कोई सामने आता है तो लगता है कि डर जाता है, खुद पेशेंट डर जाता है, फैमिली के लोग भी डर जाते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ये इसकी 4 स्टेज होते हैं, तो पहला स्टेज क्या होता है और आखिरी स्टेज कितना खतरनाक होता है? थोड़ा सा इसको डिटेल में बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए, इसमें जो होती है ना, ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू जब हम लोग उसको टिश्यू का जब जांच होता है, उसमें ट्यूमर वगैरह जो रहते हैं, या बहुत टाइम में गर्दन में गिल्टियाँ वगैरह भी आ जाती है, तो वहाँ से भी हम लोग एफएनएसी बोलते हैं उसको, एफएनएसी या बायोप्सी करके हम लोग जान सकते हैं कि इसमें कैंसर है कि नहीं, और कैंसर भी है तो किस टाइप का है। कैंसर जो फेफड़ा का कैंसर जो है 2 टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं नॉन स्मॉल सेल कैंसर और दूसरे को बोलते हैं स्मॉल सेल्स कैंसर। तो ये 2 टाइप है। और यदि स्टेज की बात करते हैं तो स्टेज जो है दोनों में 4-4 स्टेज आते हैं। तो अर्ली स्टेज जो है ना, अर्ली स्टेज माने जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेज 1 एंड स्टेज 2, दोनों में, नॉन स्मॉल सेल्स कैंसर में भी और स्मॉल सेल्स कैंसर में। तो अर्ली स्टेज में जो यदि कैंसर पकड़ाते हैं तो उसको ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो उसमें जो ठीक होने की संभावना रहती है। और जहाँ तक डर की बात आपने बोला, यह बहुत कॉमन चीज़ है कि कोई भी इंसान यदि सोचता है कि मुझको कैंसर हो गया, पता चला, तो डर जाता है। लेकिन अब पहले जैसा सिचुएशन नहीं हुआ, साइंस काफ़ी आगे बढ़ गया है और हमारे पास बहुत कुछ नई दवाएं भी आ गई हैं, नई टेक्नोलॉजी भी आ गई हैं, और सर्जरी वगैरह भी काफ़ी एडवांसमेंट हो गया है, जिससे यदि अर्ली स्टेज में हम लोग करते हैं तो यह बीमारी ठीक भी हो सकती है। अगर किसी को समय रहते नहीं मालूम पड़ा कि उसको कैंसर है और उसकी स्थिति जो है एडवांस स्तर पर पहुंच जाती है, तो उसके लक्षण क्या नजर आते हैं कि जो जिसे हम 4th स्टेज भी बोलते हैं, तो उस वक्त क्या कंडीशन होती है मरीज की, लक्षण क्या होते हैं? देखिए, पेशेंट का जनरल कंडीशन जो है डिटेरियोरेट करता जाता है, माने जनरल कंडीशन एकदम घटता जाता है, चलने में भी काफ़ी दिक्कत होती है, कमजोरी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, खून की कमी भी हो जाती है, और दम फूलना जो बोलते हैं वो इतना ज़्यादा होने लगता है कि वो सो भी नहीं पाता है, प्रॉपर वे में वो खाना भी नहीं खा पाता, उल्टी भी होने लगती है, बुखार आने की संभावना हो जाती है, और फाइनली वो बेड रिडन हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको बचना है कैंसर से, खास तौर पर फेफड़े के कैंसर से, तो आपको अपडेटेड रहना है, लक्षणों पर ध्यान देते रहना है, और अपनी सेहत का अगर आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी कुछ भी होगा तो आप समय समय पर उसकी जांच करवाएंगे, आप खान पान को सुधारेंगे, और साथ ही साथ ये भी माना जाए कि पहली और दूसरी स्टेज पर अगर कैंसर का पता लग जाता है तो बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। ठीक वो हर स्तर पर होता है, लेकिन शुरुआती लक्षणों के बाद अगर आप इलाज शुरू कर देते हैं तो बहुत जल्दी उसको रिकवर किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, इसके इलाज के बारे में हम चर्चा करेंगे। मान लीजिए किसी को पता लग जाता है कि उसको कैंसर है, पहला स्टेज है, पूरा प्रोसेस क्या है? IGIMS की ही अगर हम बात करें आपके अस्पताल की, तो वहां पर किसी व्यक्ति को इलाज करवाने की क्या सुविधा है, कैसे वो खुद को वहां भर्ती करवाए, पूरा प्रोसीजर बताइए।
देखिए आईजीएमएस में हम लोग के डिपार्टमेंट का रिनोवेशन हुआ है, और रिनोवेशन के बाद पहले रीजनल कैंसर सेंटर था और अब जो है स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हो गया। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में सब तरह की फैसिलिटी आई हुई है। जो कैंसर का यदि इलाज, फेफड़े के कैंसर का यदि इलाज बोला जाए तो इसके 4 तरीके आते हैं जिसे हम लोग करते हैं। एक बोलते हैं केमोथेरेपी, जिसमें कैंसर की दवा दी जाती है। दूसरा होता है रेडियोथेरेपी, जिसको बोलचाल की भाषा में हम लोग सेकाई बोलते हैं। और आईजीएमएस में है लीनियर एक्सीलेटर 2 है, दोनों एक हाई एनर्जी है, एक लो एनर्जी है। मानी जो आज की डेट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रेडिएशन के लिए जो चाहिए वो आईजीएमएस में है। उसके अलावा भी और यदि जांच की सुविधा यदि बोला जाए तो पेट सीटी, एमआरआई हमारे स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में है। और मंडे टू फ्राइडे ओपीडी चलती है, ओपीडी में आ सकते हैं। यदि बहुत आप सीरियस है तो इमरजेंसी के थ्रू आप भर्ती होके स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं। और उसके बाद फिर सारे जांच वगैरह करने के बाद किस स्टेज में स्टेजिंग वगैरह करने के बाद फिर ये सब जितने इलाज के तरीके मैंने बताया उसे किया जा सकता है। कितना वक्त कितना लग जाता है अगर कोई व्यक्ति भर्ती होता है इलाज करवाने के लिए, तो कितना समय लग जाता है इसको? एटलीस्ट ये सब जो है सारे रिपोर्ट वगैरह जो आने में 3 से 4 दिन मिनिमम लग ही जाते हैं। अच्छा। हाँ। अक्सर लोग खास तौर पर अगर हम गांव की बात करें या जो मिडिल क्लास फैमिली है या गरीब परिवार के लोग हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं ये डर है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज जो है काफ़ी महंगा है। तो सरकार की तरफ से सरकारी अस्पतालों में क्या सुविधा क्या कुछ है कि कम से कम पैसे खर्च हो और लोगों को बेहतर इलाज मिल पाए? जहाँ तक आईजीएमएस में इलाज की जो बात रहती है तो हमारे यहाँ सरकार की तरफ से सारी फैसिलिटियाँ जो है वो है। आयुष्मान भारत, सीएम फंड, पीएम फंड और कुछ एनजीओ है वो लोग भी हेल्प करते हैं जी। लेकिन ये सब में जो है जैसे सीएम फंड, पीएम फंड में कम से कम 3 से 4 सप्ताह लग जाता है अप्लाई करने में। उन लोगों को इस्टीमेट वगैरह बनता है, उसके बाद फिर आवासीय और ये सब जमा करने में टाइम लग जाते हैं। और उस लेकिन सुविधा है। हाँ, अगर किसी को प्रॉपर जानकारी है कि सीएम फंड है, पीएम फंड है, आपका आयुष्मान कार्ड है, तो इस तरह के जो चीजें हैं अगर आप इनकी डिटेल में जानकारी निकाल कर रखते हैं और ऐसी कोई बीमारी आपको हो जाती है तो इसके थ्रू भी आपको काफी आर्थिक मदद हो सकती है। हाँ, एकदम आर्थिक मदद पूरी होती है। और किसी तरह का जो बोलते हैं ट्रीटमेंट शुरू करने में या जांच शुरू करने में कहीं कोई डिले नहीं होता है। डिले नहीं होता है। हाँ, हाँ। तो आदमी एससीआई जो है मैंने आईजीएमएस में जो स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है वहाँ आके वो अपना इलाज करा सकते हैं। तो बात चाहे बीमारी से जुड़ी हुई हो या फिर उसके इलाज से जुड़ी हुई हो, आपको हर तरह से अवेयर रहना है। जितनी ज़्यादा आपके पास जानकारियां होंगी सब कुछ उतना आपको आसान लगेगा। बीमारी हो भी जाती है तो उसका इलाज कितनी आसानी से आप करवा सकते हैं ये भी तभी संभव होगा जब आप हर चीज़ की जानकारी अपने पास जुटा कर रखेंगे। डॉक्टर साहब, इसमें हम अगर खान पान पर आए तो कोई भी कैंसर का जो पेशेंट है और ख़ास तौर पर अगर लंग कैंसर का पेशेंट है तो उसके लिए क्या कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत है? किन चीज़ों को उसको अवॉइड करना चाहिए? जैसे देखिए हम लोग क्योंकि कंडीशन उस समय जब कैंसर हो जाता है, फेफड़े का कैंसर, ये यदि एडवांस स्टेज की बात की जाए तो सॉलिड फूड वगैरह पचने में थोड़ा टाइम लगते हैं। नॉन वेज वगैरह खाने वगैरह में जो है टाइम लगते हैं। तो जनरली हम लोगों को लिक्विड फूड की या जो जल्दी पच जाए, इजी डाइजेस्टेबल फूड जो बोलते हैं उसको देते हैं। और शुरुआत में क्वांटिटी माने कम दिया जा सकता है और खाने का फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं कि जो इजीली पच जाए, देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम, और ऐसा करके उनको देते हैं। और खान पान के साथ जो है हाई प्रोटीन डाइट वगैरह जो होता है, दालें वगैरह, हाँ, हम लोग हाई प्रोटीन डाइट वगैरह का रिकमेंडेशन करते हैं। और कम से कम मसाला तेल वगैरह का जो यूज किया जाता है वो कम होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी जो आजकल फास्ट फूड है, हाँ, इससे तो बिल्कुल ही बचना है। एकदम नहीं है, हॉस्पिटल में फास्ट फूड नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे आपकी नॉर्मल लाइफ भी है उसमें भी थोड़ा फास्ट फूड को कम रखना है। हाँ, फास्ट एंड जंक फूड यस जितने हैं उसमें तो यदि आप ना लें तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती। आपकी सुबह से लेकर शाम तक की एक जो दिनचर्या है, ऑफिस जो लोग जाते हैं या फिर जो लोग घर पर ही रहते हैं, क्या कुछ वो चीजें शामिल करें अपनी लाइफस्टाइल में जिससे वो किसी भी बीमारी से बचे और एक हेल्दी लाइफ बिता सके, वो थोड़ा सा बताइए। देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज है ना टाइमली जो है ब्रेकफास्ट टाइमली होनी चाहिए, लंच टाइमली होना चाहिए, शाम का स्नैक्स जो बोलते हैं वो टाइमली होना चाहिए और डिनर टाइमली होनी चाहिए। एक टाइम फैक्टर इज नंबर 1 फैक्टर। टाइम से आप खाइए पिए। नंबर 2 हेल्दी एंड हाइजेनिक फूड।
साफ सुथरा हो और वो घर का हो तो सबसे अच्छा जी। बाहर के फूड को जितना आप अवॉइड करें, क्योंकि कोई नहीं जानता किस टाइप का ऑयल किया गया है, हाउ दे कुक इट। हो सकता है आपको टेस्ट अच्छा लगे बट इन लॉन्ग रन दैट विल हार्म यू। तो इसको देखते हुए जो बोलते हैं ना, यदि घर का ही खाना ही दे रहे हैं, हाइजीनिक फूड रहे, टाइम ले रहा है, इससे अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकती। और पानी के बारे में क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग होते हैं कि वो पानी बिल्कुल कम पीते हैं। नहीं, पानी मिनिमम 24 आवर में एक इंसान को 2.5 से 3 लीटर पीना ही। यदि आप पानी पीजिएगा बहुत कुछ जो है आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत कुछ जैसे सेक्रेशन वगैरह जो होते हैं वो यदि पानी पीने से आपकी किडनी वगैरह दूसरे जो चीज़ है वो फंक्शन अच्छे रहेंगे, तो दैट विल बी गुड। और इसके साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने जैसा कि जिक्र किया, खान पान पर विशेष ध्यान देना है, साफ सुथरा खाइए, जंक फूड को अवॉइड कीजिए, पानी खूब पीजिए। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अक्सर हम नज़रअंदाज करते हैं और कई छोटी छोटी बीमारी से ग्रसित होते हैं और कई बार वही बीमारी, छोटी बीमारी जो है बड़ी बीमारी भी बन जाती है। डॉक्टर साहब, अगर हम महिलाओं की यहाँ पर बात करें तो महिलाएं चूँकि आजकल डबल जिम्मेदारियाँ निभा रही हैं, घर की भी भूमिका निभा रही हैं, घर की जिम्मेदारियाँ भी संभाल रही हैं, और जो वर्किंग वुमेन है वो घर पर काम करती है, बाहर ऑफिस भी जाती है, तो ऐसे में वो अपना भी ध्यान नहीं रख पाती है। और कैंसर की अगर हम बात करें तो महिलाओं में भी कैंसर काफी ज्यादा बढ़ रहा है। ब्रेस्ट कैंसर जैसा हम देखते हैं कि इसकी संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। तो महिलाओं के लिए क्या सजेशन है आपका? देखिए, महिलाओं में 2 कैंसर जो बोलते हैं, बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, ये दोनों यदि बोला जाए हमारे लाइफ स्टाइल को या हमारे जीवन पद्धति को देखते हुए ये दोनों बीमारियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा है, जैसे मैंने बोला कि हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड ऑन टाइम, ये इसको लेना है। दूसरा, किसी भी टाइप का आप यदि सिम्टम्स कुछ दिन तक यदि चले तो तुरंत आपको नियर बाई या फिर जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनसे आप कंसल्ट कीजिए। यदि इरेगुलर पीरियड आ रहा है या मैसिव ब्लीडिंग हो रहा है या कम ब्लीडिंग हो रहा है या महीने में 2 बार मेंस आ रहा है, 3 बार मेंस आ रहा है, तो तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट को देखना है जी। एक तो इसे हम लोग जो है ये सबको यदि हम लोग ध्यान से देखा जाए, ध्यान से सोचा जाए तो इस बीमारी से बच सकते हैं। दूसरा जो महिलाओं में होता है ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर में जो अवेयरनेस हम लोग बोलते हैं, अवेयरनेस का रोल बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग जो बोलते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, और उसमें कुछ नहीं है कि आईने के सामने खड़े हो जाइए, ये चारों उंगली को एक साथ रखना और ऐसा करके प्रेस करना है। यदि कहीं आपको लगे गिल्टी सी महसूस होगी तो आप नियर बाई डॉक्टर को दिखा सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। और आप ये वेट मत कीजिए कि ये बड़ा हो जाए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि दर्द नहीं होता है। दर्द नहीं होता है, महिलाएं उस पर ध्यान नहीं देती है और धीरे धीरे करके वो बड़ा होता जाता है। और जब बड़ा हो जाता है, दूसरे जगह स्प्रेड होता है, तब उनको लगता है नहीं अब डॉक्टर के पास चलना चाहिए, बट दैट इज टू लेट। वो कहीं ना कहीं और फैल जाता है। बिल्कुल। तो जागरूकता से महिलाएं या पुरुष अपने बीमारियों को बहुत कम कर सकते हैं। यदि कैंसर की बात की जाए तो 70 to 80% कैंसर माने मेल और फीमेल का जागरूकता से हम लोग कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने यहाँ थोड़ा जिक्र कर दिया है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। महिलाओं को खास तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ब्रेस्ट कैंसर से वो कैसे बचे, सेल्फ एग्जामिनेशन वो कैसे करे, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से हम फेफड़े के कैंसर पर आते हैं। मेरा एक आपसे सवाल है, जैसा कि यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर तो पर्टिकुलर महिलाओं में होता है, कुछ एक केसेस हमने पुरुषों में भी देखे हैं। हाँ, लेकिन अगर हम लंग कैंसर की बात करें, यहाँ पे किसको ज्यादा होता है, महिलाओं को कि पुरुषों को? पुरुषों को ज्यादा होता है, क्योंकि स्मोकिंग और तंबाकू की जो आदतें या अल्कोहल वगैरह के जो बोलते हैं, ये सब आदतें पुरुषों में ज्यादा होता है, तो नेचुरली उनका क्वांटिटी ज्यादा रहती है। और महिलाएं के साथ उनकी संख्या कम होती है, क्योंकि कुछ कुछ जगह पर, जैसे हम लोग पहले जिक्र किए थे पैसिव स्मोकर का, घर में हस्बैंड यदि स्मोक कर रहा है, आजकल तो महिलाएं भी बहुत ज्यादा स्मोक वगैरह करने लगी हैं ड्यू टू न्यू लाइफ ऑफ द सोसाइटी। बिल्कुल। तो उसके कारण वो लोग भी करने लगे हैं। लेकिन इसको यदि हम रोकते हैं तो बहुत हद तक फेफड़े को कैंसर को एटलीस्ट 60 to 70%
हम लोग रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब वक्त हो चुका है हमारे दर्शकों से विदा लेने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों तक बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाई। तो दर्शकों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आपसे जाते जाते ये ज़रूर कहेंगे कि अपना पूरा ख्याल रखिए, खास तौर पर जैसा हमने आपको इस प्रोग्राम में बताया है कि लंग कैंसर से आपको कैसे बचना है। धूम्रपान को बिल्कुल अवॉइड करना है, खान पान बेहतर रखना है, दिनचर्या को बेहतर रखना है और एक स्वस्थ जीवन जीना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और दूरदर्शन बिहार के साथ अपना प्यार बनाए रखिए। नमस्कार।